गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति में आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो बच्चों, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। यानी महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। यानी जनसाधारण वर्ग की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक परीक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। यानी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। यानी महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चाएं करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकालना भी शुरू किया। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। यानी लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। कौन सा क्लब? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी महिलाओं की मांग यह थी कि पुरुषों के समान उनको भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। यानी उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। यानी महिलाओं ने मताधिकार की मांग रखी और असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों के लिए भी मांग रखी। उनका मानना था कि तभी सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। यानी शुरुआती वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। यानी अब लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान, यानी जब रोबेस्पियर का शासक था, उस दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। यानी महिला क्लबों को बंद कर दिया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा।
मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। यानी बच्चों, क्रांति हुई थी 1789 में और उसके बाद 1946 में जाकर के महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। बच्चों, अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज के बारे में, क्योंकि ये उस समय फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय महिला थी। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिनो सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो बच्चों, ये था कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, किस तरीके से फ्रांस के समाज ने, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्रांति की।